नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम भारत की संघात्मक व्यवस्था, जो कि भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी लगभग सभी परीक्षाओं आईएएस, पीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था आपके पाठ्यक्रम में है, उसके लिए ये टॉपिक, भारत की संघात्मक व्यवस्था का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस पर प्रश्न लगभग हर परीक्षा में अवश्य आते हैं। और ये टॉपिक पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। इसका कॉन्सेप्ट अर्थात संघ क्या है और भारत कैसा संघ है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर इससे संबंधित जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं वो प्रश्न आप हल करने में सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था। भारत की संघात्मक व्यवस्था को हमें पढ़ने के पहले इस बात पे विचार करना होता है कि वास्तव में संघात्मक व्यवस्था क्या होती है और इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो क्या स्थिति रहती है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, न्यायिक संबंध, इन संबंधों के आधार पर अर्थात राष्ट्र और राज्यों की सरकारों के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों की प्रकृति के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है सामान्य रूप से। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था। इन दोनों का अंतर क्या होता है? संघ का अर्थ है कि बहुत सी इकाइयां जो हैं वो आपस में मिल गई हैं और एक शासन प्रणाली के अंतर्गत है, अर्थात इसमें इकाइयों का अस्तित्व है और ये जो संघ है इकाइयों के बीच समझौते के कारण बना है। और एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें एक शासन व्यवस्था पूरी की पूरी है, उसने अपने को बहुत सी इकाइयों में बांट लिया है, अर्थात इसमें भी इकाइयां हैं। अब हम देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में भी बहुत सी इकाइयां हैं, इनके बीच एक समझौता है और संघ है। एकात्मक शासन व्यवस्था में भी बहुत सी इकाइयां हैं। फिर अंतर क्या होता है दोनों में, इसको हमें समझना होगा कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहता है। तो स्थिति क्या होती है कि इसको हम फिर से लिख दें जरा, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन और एकात्मक शासन दोनों में इकाइयां अस्तित्व में हैं, अर्थात केंद्र सरकार भी है और प्रांतों या राज्यों की सरकारें भी हैं। तो फिर अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है ये वास्तव में राज्यों के बीच में किसी न किसी संधि या समझौते का परिणाम होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी कोई संधि या समझौता सामान्य रूप से नहीं होता। और एक और अंतर होता है, वो क्या रहता है? शक्तियों का विभाजन। वो अंतर किस आधार पर होता है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन या वितरण। शक्तियों का विभाजन या वितरण, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन वास्तव में दोनों जगह होता है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन होता है ये क्या रहता है? ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है, पूरी तरह से स्पष्ट होता है और ये संविधान या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होता है।
पूरी तरह से स्पष्ट होता है और संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। और इसमें स्थिति क्या रहती है कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं, इन राज्य सूची के विषयों पर सामान्य रूप से केंद्र सरकार या केंद्र की संसद या केंद्रीय विधायिका हस्तक्षेप नहीं करती। अर्थात संघात्मक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा कर दिया जाता है और उसमें राज्य सूची के जो विषय होते हैं, राज्य सूची के उन विषयों पर संघ की विधायिका या कार्यपालिका सामान्य परिस्थितियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या रहता है, इसमें भी शक्तियों का विभाजन होता है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन रहता है, लेकिन वह विभाजन इतना लचीला होता है कि इसमें संघ की सरकार या केंद्र सरकार या केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय विधायिका राज्य सूची के विषयों पर हस्तक्षेप कर सकती है। अर्थात शक्तियों का विभाजन होना ही इन दोनों के अंतर को व्यक्त नहीं करता, बल्कि शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है यह इन दोनों के अंतर को व्यक्त करता है। किस प्रकार से किया गया है यह इन दोनों के अंतर को व्यक्त करता है। अगर शक्तियों का विभाजन बिल्कुल स्पष्ट है और वो संविधान के द्वारा कर दिया गया है, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र की विधायिका या कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो ऐसी व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था होती है और ये वास्तव में राज्यों के बीच में किसी न किसी संधि का परिणाम होती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में भी शक्तियों का विभाजन हो सकता है, लेकिन वो शक्तियां केंद्र के द्वारा राज्यों को दी गई रहती हैं और केंद्र उन राज्य सूची के विषयों पर समय समय पर हस्तक्षेप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तो सामान्य विभाजन है संघ और एकात्मक व्यवस्था का। अब हम एक बात देखते हैं कि भारत को भी एक संघ बनाया गया है, अर्थात भारत एक संघ है। तो फिर भारत किस तरह का संघ है और संघात्मक व्यवस्था भी किस किस भागों में, किस किस प्रकारों में विभाजित होती है, इसे भी हम थोड़ा सा समझ लें। तो वास्तव में जो संघ होता है, ये संघ दो प्रकार से बनता है। ये संघ जो बनता है ये दो प्रकार से बनता है। संघ दो प्रकार से बनता है। कौन कौन सा? एक बनता है, एक संघ ये बनेगा एकीकरण के द्वारा, एकीकरण के द्वारा, और दूसरा बनेगा विभेदीकरण के द्वारा। दूसरा बनेगा विभेदीकरण के द्वारा। विभेदीकरण के द्वारा। अब आप जल्दी से ये निर्धारित कर लें कि भारत का संघ इन दोनों में से किस प्रकार का संघ है, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो संघ वास्तव में दो तरह से बनते हैं, एक बनता है एकीकरण के द्वारा और दूसरा बनता है विभेदीकरण के द्वारा। एकीकरण के द्वारा जो संघ बनता है ये कैसे रहता है और किस कारण बनता है? वास्तव में क्या होता है कि जब बहुत सी छोटी छोटी इकाइयां जो होती हैं, ये जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, ये इकाइयां आर्थिक या सैनिक कमजोरी, आर्थिक या सैनिक कमजोरी, आर्थिक या सैनिक कारणों से आपस में समझौता कर लेती हैं। आर्थिक या सैनिक कारणों से आपस में समझौता कर लेती हैं। इन कारणों से इन्होंने क्या किया? समझौता कर लिया। इसके कारण इन्होंने समझौता कर लिया और समझौता करके जब ये अपने को एक बड़े संघ में बदल देती हैं तो ये कहलाता है एकीकरण के द्वारा बनाया गया संघ। अर्थात इसमें इकाइयां आपस में समझौता करके एक हो गई हैं और ऐसा संघ कहलाता है फेडरेशन। ऐसा संघ कहलाता है फेडरेशन।
और ये फेडरेशन शब्द किससे बना है? फोइडस से। लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है और फोइडस का अर्थ वास्तव में क्या होता है? फोइडस का अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, अर्थात बहुत सी इकाइयां जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या सैनिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी इकाइयों ने सैनिक मजबूती पाने के लिए या आर्थिक मजबूती पाने के लिए आपस में समझौता कर लिया। तो इस समझौते के द्वारा जो संघ बनता है उसे कहा जाता है फेडरेशन, और ये फोइडस शब्द से बना है जो जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अब स्थिति क्या है? ऐसा संघ जो सबसे पहली बार बना था वो बना था 1787 में यूएसए में। ऐसा संघ बना था 1787 में यूएसए में। अब इसको और थोड़ा सा हम समझ लें। वो क्या स्थिति होती है कि इन इकाइयों ने आपस में समझौता क्यों किया है? क्योंकि ये सैनिक रूप से कमजोर हैं। इन्हें ये भय रहता है कि कोई बड़ा शक्तिशाली राज्य इन पर आक्रमण करके इनकी सीमाओं को समाप्त कर सकता है, इन्हें अपने राज्य में मिला सकता है। तो ये उस शक्तिशाली राज्य के भय के कारण अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में समझौता करते हैं। तो जब ये समझौता करते हैं तो निश्चित रूप से समझौते की ये कुछ शर्तें होंगी, और उसमें वो शर्त जरूर होगी जिस कारण से इन्होंने समझौता किया। और वो पहली शर्त क्या होती है कि इनकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं में संघ परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं सीमाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस संघ में अर्थात फेडरेशन में राज्यों की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता, अर्थात राज्य अविनाशी होते हैं। इसकी जो विशेषता निकल के आती है वो क्या होता है? राज्य अविनाशी होते हैं। राज्य अविनाशी होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। राज्य अविनाशी होते हैं, पहली बात निकल के आई। संघ उनकी सीमाओं में उनकी इच्छा के बिना कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है? यह जो संघ अस्तित्व में आया ये समझौते का परिणाम है, और समझौते का परिणाम है इसका मतलब क्या है? ये समझौता कभी भी टूट सकता है और ये राज्य अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात संघ क्या होता है? वो नाशवान होता है। फेडरेशन में संघ नाशवान होता है, नाशवान होता है, अर्थात फेडरेशन या फेडरल कंट्री जो होती है उसमें राज्य तो अविनाशी होते हैं लेकिन संघ नाशवान होता है। अब दूसरी एक स्थिति क्या होती है कि ये तो स्थिति क्या थी जहां पे छोटे छोटे राज्यों ने आपस में समझौता किया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? मान लीजिए कोई एक बड़ा राज्य है और ये बड़ा राज्य प्रशासनिक असुविधा महसूस करता है, क्योंकि इस पूरे बड़े राज्य का एक साथ प्रशासन करना कुछ कठिन काम होता है, और ये राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए या अन्य किसी कारण के से अपने को दो या दो से अधिक भागों में बांटकर उसके संघ में परिवर्तित कर देता है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ये विभेदीकरण के द्वारा बनाया गया संघ है, जिसमें एक बड़े राज्य ने अपने को दो भागों में विभेदीकृत कर दिया और उसके संघ में परिवर्तित कर दिया। और ये व्यवस्था सबसे पहले आई थी 1867 में कनाडा में। 1867 में ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा के लिए पारित किया गया था और उसके द्वारा ही ये व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। और इसके द्वारा बनाया गया जो संघ होता है ये क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन। और भारत ने इसी व्यवस्था को अपनाया है, इसी व्यवस्था को भारत ने अपनाया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या लिख दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको लिखा गया राज्यों का संघ। और राज्यों का संघ भारत को अनुच्छेद 1 में घोषित कर दिया गया। और यह व्यवस्था जो अस्तित्व में आई ये वास्तव में क्या है? ये प्रशासनिक सुविधा के लिए एक
इकाई ने, एक राज्य ने अपने को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया और उसके संघ में परिवर्तित कर लिया। अर्थात प्रशासनिक सुविधा के लिए ये अपने को और छोटी छोटी इकाइयों में भी बांट सकते हैं। जब जितनी जरूरत हो उतनी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी व्यवस्था में राज्य क्या होंगे? राज्य नाशवान होंगे। राज्य नाशवान होंगे। राज्य नाशवान होंगे। राज्य क्यों नाशवान होंगे? क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिए इन राज्यों को बनाया गया है और प्रशासनिक जरूरत से या किसी अन्य कारण से जितनी आवश्यकता होगी उतने राज्यों में इनको बांटा जा सकता है। और भारत ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया है। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के किसी भाग को दूसरे भाग में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। अर्थात भारत में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और इतना परिवर्तन कर सकती है कि कोई राज्य अपना अस्तित्व भी खो सकता है। अर्थात यहाँ राज्य अविनाशी नहीं होते, राज्य नाशवान होते हैं। दूसरी बात क्या है? संघ अविनाशी होता है, क्योंकि ये जो राज्य हैं, इकाइयां हैं, ये वास्तव में इन्होंने आपस में समझौता करके संघ नहीं बनाया है, बल्कि ये प्रशासनिक सुविधा या अन्य किसी कारण से संघ के द्वारा निर्मित की गई हैं। अर्थात ये संघ इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और जब समझौते का परिणाम नहीं है तो फिर इन इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और जब समझौते का परिणाम नहीं है तो किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है संघ क्या होता है? संघ अविनाशी होता है। अविनाशी होता है। इसी कारण आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भारत का संघ कैसा है? नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ। भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि जितने फेडरल कंट्रीज हैं वो अविनाशी राज्यों के नाशवान संघ हैं। अब अमेरिका के संदर्भ में थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी बदली हुई रहती है। वो क्या है? अमेरिका में सामान्य स्थितियों में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात वहां राज्य तो अविनाशी है ही है, साथ में वहां संघ भी अविनाशी है। अर्थात यूएसए के संदर्भ में देखें तो यूएसए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है। और अन्य फेडरल कंट्रीज जो भी रहेंगी या जो पहले थी, वो वास्तव में वहां राज्य अविनाशी थे और संघ नाशवान था। तो इस तरह से भारत का जो संघ है वो वास्तव में विभेदीकरण के द्वारा बनाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अब एक बात ये आती है कि जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं भारत की व्यवस्था में दिखाई देती हैं, इनको हम जरा देख लें। भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी, जो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं पे हम चर्चा करें और देख लें कि भारत में कौन कौन सी विशेषताएं उसमें से दिखाई दे रही हैं। पहली विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। पहली विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन, और भारत में संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन सी 3 सूचियां? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। संघ सूची के विषयों पर
कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को है। राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और जो 66 विषय रखे गए इनको बाद में कम करके 61 कर दिया गया और इधर 5 विषय जोड़ दिए गए, तो इस तरह से ये वर्तमान समय में 52 विषय हो गए। तो स्थिति यहाँ पे कैसी है? राज्य सूची में 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में क्या स्थिति हो गई? इसमें 52 विषय हो गए। तो इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के विधानमंडल को है और समवर्ती सूची पर संसद और प्रांतों के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अर्थात समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और सामान्य स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर। वो वास्तव में एक अपवाद की तरह है। उन विशेष स्थितियों को छोड़कर सामान्य स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता। अर्थात भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है संविधान के द्वारा, जो कि भारत में संघीय शासन की विशेषता को अभिव्यक्त कर रहा है। अब इसके बाद में फिर दूसरी विशेषता क्या होती है? वो रहती है लिखित संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है लिखित संविधान, क्योंकि संविधान के द्वारा सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की और केंद्रीय विधायिका और राज्यों की विधायिकाओं की सीमाएं निश्चित कर दी जाती हैं। तो भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे। अब अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465 से अधिक हो गई है। उस समय 22 भाग थे, इनकी संख्या अब बढ़कर 25 हो गई है और उस समय 8 अनुसूचियां थीं जो बढ़कर अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इस तरह से लिखित संविधान जो संघीय शासन की विशेषता होती है वो भारत के संविधान के संदर्भ में यह स्पष्ट हो रही है। अगली विशेषता देख लेते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान के अधीन ही सभी सरकारें और सभी संस्थाएं कार्य करती हैं। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है और न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा इसे स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता होती है जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय सरकार की, वो है दोहरी सरकार। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सह अस्तित्व होता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विषय सूची के विषयों पर शासन करती है और राज्य सरकारें राज्य विषय सूची के विषयों पर शासन करती है। और भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरी सरकार की व्यवस्था है। अब एक बात आती है, अगली विशेषता क्या है? द्विसदनी विधायिका। वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था की ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि विधायिका द्विसदनी होना बहुत ही अनिवार्य होता है संघात्मक व्यवस्था के लिए। एक सदन जनता का होता है और दूसरा सदन राज्यों का होता है। दूसरा सदन राज्यों का होता है। राज्यों का सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में संसद के 2 सदन हैं। जनता का सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। और राज्यों का सदन जो है वो कहलाता है राज्यसभा। राज्यों का सदन कहलाता है राज्यसभा। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। तो इस तरह से द्विसदनी विधायिका संघीय शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जिसे भारत में अपनाया गया है। भारत की संसद द्विसदनी है। लोकसभा जनता का सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है राज्यसभा। अब देख लें इसके बाद आगे अगली विशेषता क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका ही निर्णय दे सकती है। और भारत में
सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किन किन आयामों पर परिलक्षित होती है? पहली बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्पष्ट होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वे ऐसी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं, ना कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी, वेतन भत्तों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन क्रमशः भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं और वे वेतन संसद कानून बनाकर निर्धारित करती है। इसके साथ ही किसी न्यायाधीश के वेतन भत्ते में उनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ये भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करता है। और तीसरी बात होती है पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है न्यायाधीशों को? भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर उसी सत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अर्थात भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, अर्थात कुल सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। और ये प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होता, दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसी सत्र में हो, तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हट सकते हैं। अर्थात यह प्रक्रिया बहुत कुछ सीमा तक महाभियोग की प्रक्रिया से मिलती जुलती दिखाई देती है। यद्यपि यह प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसी के समान ही दिखाई देती है, उससे कई बातों में मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है, जो कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अगली एक बात और आती है संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। वो क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान कठोर बनाया जाता है। अर्थात कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है कि संविधान में आसानी से परिवर्तन न किया जा सके। तो भारत में व्यवस्था क्या अपनाई गई है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ये संशोधन 2 प्रकार से होता है। 368 के अंतर्गत संशोधन 2 प्रकार से होता है। अर्थात संसद के एक तरह का संशोधन क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और साथ ही कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, अर्थात दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, और साथ ही दूसरी शर्त उसमें शामिल रहती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो और ये प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो, तब संविधान में संशोधन होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे हैं जैसे भारत की संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों का विशेष बहुमत तो आवश्यक है, विशेष बहुमत प्लस, अब विशेष बहुमत का अर्थ आप समझ गए होंगे कि दोनों सदनों से ये अलग अलग पारित कराना जरूरी है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत अर्थात आधे से अधिक और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे कहा जाता है विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत हो प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति हो, आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति हो, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। किस तरह के प्रावधानों में? जिनमें संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करना हो या राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करना हो। तो ऐसा संविधान कठोर संविधान होता है और भारत में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो भारत के संविधान की कठोरता को स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा
कि भारत के संविधान में संघीय शासन की बहुत सी विशेषताएं दिखाई देती हैं, लेकिन भारत के शासन में, भारत की शासन व्यवस्था में केवल संघीय शासन की व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती, बल्कि कुछ विशेषताएं एकात्मक शासन की भी दिखाई देती हैं। हम उनको देख लेते हैं, वे कौन कौन सी हैं। जैसे शक्तिशाली केंद्र। एक व्यवस्था क्या है कि भारत में केंद्र बहुत शक्तिशाली है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था जो होती है, फेडरल कंट्रीज जो होती हैं, फेडरेशन जो होता है, उसमें संघीय शासन व्यवस्था कमजोर होती है। वो राज्य काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारत में केंद्र शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली केंद्र है, ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है। जैसे सबसे पहली बात ये दिखाई देती है कि जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का निर्माण केंद्र कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण केंद्र कर सकता है, सबसे पहली बात दिखती है। दूसरी बात क्या दिखाई देती है कि जो शक्तियों का विभाजन है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वे सब के सब संघ सूची में रख दिए गए हैं। इसके साथ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई हैं, अर्थात जिन विषयों का बंटवारा संघ सूची और राज्य सूची में नहीं किया गया है, उन जो बचे हुए विषय हैं वे सब के सब केंद्र को दे दिए गए हैं। इस तरह से केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 256 और 257, अनुच्छेद 256 और 257 में क्या व्यवस्था है। अनुच्छेद 256 में प्रावधान है कि जो राज्य हैं, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संसद के या संघ के बनाए गए कानूनों में कोई अड़चन ना आए। अर्थात राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने से संसद द्वारा या संघ द्वारा बनाए गए विधानों या कानूनों में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि भारत में केंद्र शक्तिशाली है। अनुच्छेद 257 में क्या प्रावधान है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई अड़चन ना आए। तो ये भी स्पष्ट कर देता है कि भारत में संघ या केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली है। इसके अतिरिक्त और चीजें क्या आती हैं, जैसे केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है, और अगर केंद्र के निर्देशों को राज्य नहीं मानते तो इसे माना जाता है कि वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन उपबंधों में भारत की शासन व्यवस्था काफी हद तक एकात्मक बन जाती है। तो इस तरह से भारत में केंद्र शक्तिशाली है, जो कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को परिलक्षित करता है। अब इसके बाद में हम और विषयों पर विचार कर लें जो भारत में एकात्मक शासन के लक्षण को दर्शाते हैं। वो कौन सा है? दूसरा है राज्य सूची के विषयों पर संसद का अधिकार, अर्थात राज्य सूची के कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। जबकि हम चर्चा कर चुके हैं कि संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संघ या केंद्र कानून ना बना सके। लेकिन भारत में कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और ये विषय कौन कौन से हैं, किन किन अनुच्छेदों में हैं, इनको हम देख लें। ये हैं अनुच्छेद 249, इसको इसके साथ जोड़ के देखिएगा, आपातकालीन उपबंधों से नहीं, ये इसके सामने हमने एरो बना दिया है। राज्य सूची के विषयों पर संसद कब कब कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253। क्या क्या है ये, इनको समझ लें। अनुच्छेद 249 में क्या है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस स्थिति में संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है।
तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल गया। कैसे मिल गया? राज्यसभा ने उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। अनुच्छेद 250 में क्या है? अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है तो उस समय, या राष्ट्रपति शासन लागू है, उस समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 252 में क्या है? अनुच्छेद 252 में प्रावधान है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में प्रस्ताव पारित करके संघ से यह अनुरोध करें तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर उन राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 में क्या प्रावधान है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता हुआ है, भारत ने किसी दूसरे देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता किया है, तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर वह विषय, जिस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता किया गया है, उस विषय पर भले ही वो राज्य सूची का विषय हो, लेकिन अगर उस विषय पर संधि हो गई है किसी दूसरे देश से, तो भारत की संसद उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 253 में है। तो अर्थात कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के विशेषताओं के विपरीत होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के करीब होता है। तो इस तरह से भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण ये भी दिखा। अगला लक्षण देख लेते हैं, ये कौन सा है? राज्य नाशवान है। वास्तव में हमने आपको समझा दिया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि राज्य अविनाशी होते हैं, राज्य नाशवान नहीं होते। लेकिन भारत में जो संघ है, ये संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार संसद को है। इसका मतलब है राज्य कभी भी समाप्त हो सकते हैं, अर्थात राज्य नाशवान हैं। तो ये व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के करीब पाई जाती है। अगली विशेषता क्या है? आपातकालीन उपबंध। भारत में आपातकालीन उपबंध कौन से हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 अर्थात वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में क्या स्थिति होती है कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या संपूर्ण राष्ट्र के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो उस स्थिति में राज्य सरकारें तो अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन उन राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अर्थात भारत की शासन व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था के करीब हो जाती है। और अनुच्छेद 356 में क्या होता है? अनुच्छेद 356 में राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधानसभा को या तो निलंबित रखा जाता है या भंग कर दिया जाता है, और सभी विधायी और कार्यपालिक शक्तियां केंद्र अपने पास ले लेता है। अर्थात इस स्थिति में राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह से शासन व्यवस्था एक तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था के करीब हो जाती है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार उस समय संसद को प्राप्त हो जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो इन स्थितियों में आपातकालीन उपबंधों के समय भारत में शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के करीब हो जाती है। अर्थात एक विशेषता ये हमारे संविधान में जो है ये एकात्मक शासन व्यवस्था वाली है। अगली स्थिति क्या है? एकल संविधान। वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था में दो संविधान होते हैं, एक संघ का संविधान और एक राज्यों का संविधान, लेकिन भारत में एकल संविधान को अपनाया गया है। और अगली स्थिति क्या? राज्यपालों की नियुक्ति। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यपालों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और भारत में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है। राज्यपाल
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, और राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण है। अगली बात, लचीला संविधान। वास्तव में भारत का संविधान कठोर संविधान और लचीले संविधान का समन्वय है। और लचीले संविधान की विशेषता कहाँ दिखाई देती है कि जब भारत में नए राज्यों का निर्माण करना है तो यह नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 के बाहर 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अनुच्छेद 3 में ये शक्ति संसद को प्राप्त है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो इस तरह से कई जगहों पर भारत का संविधान लचीला संविधान की तरह है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण होता है। अब एक विशेषता और बहुत महत्वपूर्ण है, वो वास्तव में भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को अधिक दर्शाती है। वो है राज्यों के विधेयक पर वीटो। वास्तव में क्या हुआ कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। राज्य सूची के जो वर्तमान में 61 विषय हैं, उन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को है, लेकिन वो कानून तभी बनते हैं जब विधानमंडल से पारित होने के बाद वो विधेयक राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए जाएं। लेकिन अगर राज्यपाल के पास विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाते हैं तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, चाहें तो उस पर हस्ताक्षर कर दें, और अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये कानून बन जाएगा। और चाहें तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें, और पुनर्विचार के लिए लौटाएं तो अगर राज्य विधानमंडल पुनर्विचार करने के बाद में फिर से इसे पारित करके राज्यपाल के पास भेजेगा तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जो ये दिखाता है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण दिखाई दे रहा है। वो क्या है, अगर राज्यपाल चाहें तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लें। इसका मतलब क्या है कि राज्य सूची के विषय पर किसी न किसी प्रकार से केंद्र का हस्तक्षेप यहां हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 201 में आगे लिखा गया है कि जिस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं उस विधेयक पर फिर राष्ट्रपति विचार करेंगे कि वह अनुमति दें या ना दें। तो इस तरह से राज्यों के जो विधेयक हैं इन पर किसी प्रकार से केंद्र वीटो कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के विपरीत है। अब आगे देख लें हम एकल नागरिकता। वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की अर्थात संघ की और दूसरी राज्यों की, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। अगली आती है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कैसी सेवाएं होती हैं, वे सेवाएं जिनका सृजन केंद्र करता है, जिनकी सेवा शर्तें केंद्र बनाता है, जिनको प्रशिक्षण केंद्र देता है, लेकिन जिसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। तो इस तरह से उनका प्रशिक्षण जो होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रशिक्षण एक साथ होता है। इसीलिए उन सेवाओं के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी कार्यशैली लगभग एक समान होती है, और ये भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, और ये अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो संसद के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं, और उनकी जो प्रशिक्षण होते हैं वो एक तरह के होते हैं, एक साथ होते हैं। तो ये वास्तव में एकात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका। भारत में यद्यपि संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है। वह सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अगली आती है एकीकृत जांच लेखा मशीनरी।
अर्थात स्थिति क्या है कि भारत में लेखा जो होता है, लेखा जांच मशीनरी जो है वो अलग अलग नहीं है, संघ की और राज्यों की अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जो जांच करते हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा जो धन खर्च किया गया उसकी भी जांच करते हैं और सभी राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों के खर्चों की भी जांच करते हैं जो कि जहां जहां विधानसभाएं हैं। तो इस तरह से एकीकृत लेखा जांच मशीनरी भी भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के करीब लाती है। और एक और है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, अर्थात भारत में एक निर्वाचन आयोग है और वही निर्वाचन आयोग लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है और वही निर्वाचन आयोग राज्यों के विधानमंडलों के भी चुनाव कराता है। राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव कराने के लिए अलग से निर्वाचन आयोग नहीं बनाया गया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो वास्तव में स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है, न कि विधानमंडलों के चुनाव कराता है। तो एकीकृत निर्वाचन मशीनरी जो है वो भी भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने क्या कह दिया है कि भारत एक अर्धसंघीय है, भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा है? KC वियर ने। कुछ विद्वानों ने ऐसी बात कही है। प्रोफेसर KC वियर ने क्या कहा? भारत का संविधान अर्धसंघीय है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारत का संविधान ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारत का संविधान एक संघ माना है जेनिंग्स ने, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत का संविधान संघात्मक है और भारत के संविधान को संघात्मक ही माना जाता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान जो है वो वास्तव में संघात्मक संविधान है और इस संघात्मक संविधान में कुछ विशेषताएं एकात्मक संविधान की जरूर स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो ये आज हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था, इस पे चर्चा की। और आपकी जितनी भी परीक्षाएं IAS, PCS, RO, ARO, LT, TGT, PGT और जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। अगले सत्र में हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे और आप इसको अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके अवश्य लिखें कि आपको इसमें नया क्या मिला। इस टॉपिक को आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो पहले जो पढ़ा था और अभी जो समझाया गया इसमें आपको नया क्या मिला, और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके दिमाग में है आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम उसको हल कराते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।